जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है भाई साहब। आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस 2021-22 जो वायरल मॉडल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग इसको पूरा देख लेना। मैं देख लो सकते हो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर पूरा मैं लिख लिया हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा टाइम मैंने लगाया इसमें 4 से 5 घंटे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपको लिखना है इस तरीके से। देखो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से आप डालोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि भाई सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाता है, मैंने बताया भी था। उसके बाद आपका आता है भाई साहब कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो यहाँ पर है चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो ध्यान देना, चौरा चौरी कांड। उसके बाद आगे देखिए बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा कहता है देखिए कि 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो 1861 ईस्वी में जो है संयुक्त इटली का शासक जो बना था वो बना था विक्टर इमैनुअल द्वितीय यानी सेकंड ने। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से आपको लिखना है। एग्जामिनर क्या करेगा भाई साहब, ऐसे नंबर चढ़ाते चला जाएगा बिल्कुल आराम से। तो इसीलिए बोलता हूँ ऐसे बिल्कुल सरल लिखा करो ताकि एग्जामिनर को जांचने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 चौथा क्वेश्चन है और ये पाँचवां और ये छठवां, यानी आपके टोटल 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे। यानी जो एग्जामिनर होगा जांचेगा 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, इस तरीके से 1 नंबर इसमें, ऐसे ऐसे देते चला जाएगा, फिर बाद में जोड़ लेगा आराम से। तो इसीलिए सरल तरीके से आपको कॉपी हमेशा प्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पर कि भाई हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद आता है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। तो वह फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद, जिसमें जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी जब पराजित हो गया तो क्या हुआ भाई, जर्मनी के एकीकरण पूरा होने लगा जब फ्रांस की पराजय हो गई। आगे बढ़ते हैं। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई साहब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मैं अब आपको इसमें अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सभी बताऊंगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है 7वां क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, देख सकते हो ये देखो। असहयोग आंदोलन पहला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा और 1 नंबर ये, यानी टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो मतलब जितना पूछता है एग्जाम में उतना ही लिखना, ये नहीं कि उसके बारे में पूरा डिटेल लिखने लग गए। जितने नंबर का है उतने ही नंबर मिलेंगे, फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, हमेशा इस तरीके से लिखना है। आगे देखिए, आगे आता है भाई साहब कि 8वां क्वेश्चन लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 है कि भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। इस शासन प्रणाली से लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता होती है। तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। नहीं 2 कारण पूछा था तो 2 कारण यहाँ पर हमने लिख दिया। मतलब एक साथ आपको कभी नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना है हमेशा। आप 1 नंबर 2 नंबर ना डाल के ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 क्या कहता है भाई साहब, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम। तो पाकिस्तान और नेपाल आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका। आगे आपका आता है भाई साहब रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था। ये अथवा में था, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। वैसे गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध कैसे किया था। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे मतलब काला कानून कहा जाता था। ठीक है, और क्या था ये कि भाई ये भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था, ये कानून के आधार पर कोई भी अंग्रेज। ठीक है, मतलब अंग्रेज भारतीयों को कुचलने की नीति बनाए थे बस। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 क्या कहता है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 कहता है कि ये क्या है भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 8 कैसे। तो आगे क्वेश्चन में कहता है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। तो 3 नंबर का, इसीलिए थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। तो मतलब नंबर के हिसाब से आपको हमेशा आंसर देना। यहाँ पर मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने नंबर गलत डाल दिया था, 8वां डाल दिया था, जो कि ये प्रश्न आपका कौन सा देख सकते हो 10वां है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां है, तो ये है आपका। तो 10वां में क्या कहता है देखिए, मारियान और जर्मेनिया 2 नारियां थी। ये क्या थी, 2 नारियां थी जिन्हें चित्र के रूप में चित्रित किया गया। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं, वैसे इतना लिख देंगे तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। भाई मारियान क्या थी कि इसके चित्रों को चौकों पर लगाए गए ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मारियान की छवि डाक टिकटों पर भी लगाई गई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, या अंकित की गई बात। देखिए जर्मेनिया क्या है, जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती थी क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। एक वृक्ष होता था बलूत, ये क्या है, वीरता का प्रतीक था। ठीक है, मतलब जर्मेनिया थी क्या, वीरता का प्रतीक थी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है भाई साहब 11th। ठीक है, 11th क्या कहता है
11th ये कहता है भाई साहब कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो 3 चुनौतियों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर 9वां लिखा था तो ये 11वां है, ठीक है, सॉरी, मतलब ये है। तो यहाँ पर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, आधार तैयार करने की चुनौती। आधार का मतलब क्या है, देखो दुनिया के 1/4 देशों में आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। 1/4 देशों में वहाँ राजतंत्र या तानाशाही चलती है, मतलब कोई भी तानाशाह है वो वहाँ पर रहता है, ठीक है, मतलब वो काम करवाता है अपनी जनता से। तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र या तानाशाही चलती है। जैसे कि आप चाइना ले लो, वहाँ पर तानाशाही डिक्टेटरशिप शी जिनपिंग की चलती है, आप जानते ही हो। और राजतंत्र भी कई देशों में भी राजा अभी भी हैं, ठीक है। तो तानाशाही और राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित करना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद दूसरा आप लिख दीजिए लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। बस ऐसे ही लिख दोगे तो आपका एग्जामिनर यहाँ पर बढ़िया दे देगा, ज़्यादा लिखे हो फिर उसके बाद 1 नंबर ये 1 नंबर ये, यानी 3 नंबर आपका, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, इससे नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हो 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 12वां प्रश्न में क्या कहता है, देखो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों या प्रवाहों को उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। मान लो हमें ये नहीं आता, मैंने ये वाला बताया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, कि 2 पर आपको चर्चा करना है या 2 पर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये क्या देखिए ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे लिखना है। 12वां क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी, हेडिंग डालेंगे। फिर क्या है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी आई और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक चली, ठीक है। तो ये है आपका, तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक चली थी, प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महामंदी का कारण भी पूछा है। तो देखो ये जो आपका है ये 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। महामंदी जब आप कारण बताएंगे वैसे 2 नंबर, और कारण 2 नंबर, और प्रभाव 2 नंबर, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे 6 नंबर टोटल। तो महामंदी का कारण क्या था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सभी देशों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। क्या सहना पड़ा, आर्थिक नुकसान, ठीक है, नुकसान सहना पड़ा, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, बाजार में मांग का ना होना, मतलब बाजार में क्या है, डिमांड घट गई थी। भाई डिमांड घट जाएगी तो वही ओबियसली सी बात है, लोग चीज़ों को खरीदना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही थी, मतलब मांग कम थी, लोग खरीदना ही नहीं चाहते थे क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कि भाई बैंकों का विफल हो जाना, जिसके कारण शेयर मार्केट की भारी गिरावट हुई और 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, यानी सभी देशों को। इससे क्या हुआ कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं रहे, और उसके बाद लोग क्या है कि भाई आर्थिक महामंदी में पड़ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रभाव जब आप लिखेंगे तो भी 2 नंबर यहाँ पर देख सकते हो कैसे क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पर आपको अंक के अनुसार ही लिखना है। देखो 2 नंबर इसका मिलेगा पहली बात, तो 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, कि 2 पर आपको वो लिखना है। कारण लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 ठो लिखोगे तो 2 नंबर, जैसे बोला वैसे ही लिखना है नंबर के अनुसार। तो देखो यहाँ पर प्रभाव क्या है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रभाव निम्न है। पहला, 1929 ईस्वी की पूछ लेता है कभी कभी, तो ये डेट याद रख लेना कि भाई 1929 ईस्वी की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, महामंदी ने भारतीय व्यापार को बहुत प्रभावित किया। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गया था। तो ये सभी देशों का आप मान सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा अगर आपसे पूछ ले तो भी आप यही लिख देना। उसके बाद दूसरा है कि भाई महामंदी के कारण कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी और किसानों को नुकसान के साथ बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये आपके प्रभाव थे भाई साहब, है ना। तो ये है आपका 2 नंबर, आपका 6 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या कहता है। यहाँ पर मैं इसको पलटता हूँ और 13 प्रश्नोत्तर संख्या कहता है, देखो यहाँ पर कि भाई सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। क्या है भाई सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर साझेदारी शब्द का मतलब क्या है, जब 2 लोग कोई भी चीज़ आपस में शेयर करते हैं उसे बोलते हैं साझेदारी, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है कि भाई यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समुदाय और नागरिकों की हिस्सेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का मूल तत्व है, ऐसा आप लिखेंगे बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल नंबर कोई काटेगा ही नहीं, तो 2 नंबर तो फिक्स यहाँ पर, ठीक है। जितने नंबर का पूछता है उतना ही पूछो, इतने में 2 नंबर एग्जामिनर आराम से दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखो सत्ता की साझेदारी हमारे देश में भी चलती है, मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, सभी को स्वतंत्रता है ना, मतलब कोई मना नहीं कर सकता। ऐसे जैसे कि आप अगर चाहें तो विधायकी का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं, संसदीय का भी लड़ सकते हैं निर्दलीय होकर, है ना। तो ये है,
तो ये सत्ता की साझेदारी के कारण ही तो पॉसिबल हो पा रहा है, वरना क्या होता कि एक जाति या एक समूह के लोग ही चुनाव लड़ पाते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि समाज में एकता एवं शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव की स्थिति कम होती है, 1 नंबर यहाँ पर, यानी टोटल आपके 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 2 2 4 नंबर आपके मिल गए। उसके बाद आगे आता है कि कारण आपसे पूछा था, तो कारण की हेडिंग डालेंगे हम। उसके बाद मतलब जैसे लिखाना है, मैं बताया हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार एवं मूल तत्व है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं समाज को शांति व्यवस्था बनाने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए इसे लागू करना चाहिए। तो ये आपका हो गया पहला, 1 नंबर मिलेगा। दूसरा, समझदारी तथा नैतिक कारण भी होते हैं। तो कारण पूछा था, तो कारण ही मैंने बताया, 1 नंबर ये, तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप देखिए ऐसे ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर, ये नहीं कि पूरा एक में लपेट कर लिख दिए, फिर नंबर एग्जामिनर काट देगा, ठीक है, 1 आध नंबर तो काट ही देगा। और ऐसे लिखोगे तो आपको एक एक नंबर ऐसे लिखते देते चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक है। ये मानचित्रकार है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 14 में क्या कहा है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको भाई साहब, तो ये देखो मानचित्रकार कहाँ गया, तो इसमें ये तो हो गया क्या, मानचित्रकार ये है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, तो ये हुआ था अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, तो वो था दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो किस स्थान से किया, ग नंबर आपको कमेंट करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। तो कमेंट करना है, देख के कहीं भी से ढूंढ के। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, तो वो किया था खेड़ा में, ठीक है, खेड़ा में। कई लोग बोलते हैं अहमदाबाद में भी किया था, तो आप लोग देख लेना कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद, कई जगह लिखा मिल जाता है, ठीक है। अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद में गांधी जी के साबरमती आश्रम भी था, आप जानते हो। तो वैसे खेड़ा मैंने जो भी रिसर्च किया खेड़ा पाया है, तो आप लोग खेड़ा ही लिखना। देखो सामाजिक विज्ञान में कभी कभी क्या होता है कि क्या बताएं, अब ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं हर जगह, ठीक है। उसके बाद आता है दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, दिसंबर 1920 ईस्वी में पूछा है दिसंबर, ठीक है। कहीं कहीं पर लिखा होता है सितंबर, तो वो सितंबर अलग हो जाएगा। दिसंबर में हुआ था नागपुर में, याद रखना नागपुर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है। अब उसके बाद देखिए ये पेज मैंने खाली छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आपको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि आपका खंड खा स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हो। तो खंड खा में यहाँ पर सूचना दी भी गई है, देख सकते हो कि भाई यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं ख में विभाजित रहेगा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना है। सभी खंड के प्रश्न, मतलब पहला जैसे कर रहे हो तो पूरे खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना है। ये नहीं कि आप खंड का अलग कर रहे हो, खंड ख का अलग कर रहे हो। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी प्रत्येक खंड का उत्तर, तो हमने खंड ख स्टार्ट किया तो नए पृष्ठ से, कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कहता क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो कहाँ पर सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो मैंने पिछली वीडियो में पंजाब बता दिया था। तो पंजाब एक जगह मैं सर्च किया था वेबसाइट में, तो पंजाब लिखा था, तो मैं क्या ही करूँ, है ना। तो क्योंकि हम देखने तो गए नहीं, है ना। तो उत्तराखंड यहाँ पर कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, फिर मैंने देखा तो उत्तराखंड में मुझे ही मालूम था कि उत्तराखंड, लेकिन उसमें लिखा था भाई पंजाब, तो मैं क्या करूँ, पंजाब ही बताना पड़ा था। तो उत्तराखंड अब की बार आप देख लेना, ठीक है। वैसे आप लोग रिसर्च कर लिया कर थोड़ा बहुत, जिसमें अगर आपको लगता है कि गलती हुई हो मुझसे, ठीक है। उसके बाद आता है आगे कि निम्न में से कौन सी रबी फसल हैं, तो रबी फसल यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है आपकी चना। यहाँ पर फसल है, पूछा नहीं, कोई एक फसल होगी तो चना है, दालें भी हो सकती हैं लेकिन फसलें हैं यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर आपका चना हो जाता है। 1 नंबर इसमें आपको मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद आपका आता है कि भाई झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, किसका है, तो भाई साहब अभ्रक का है, तो यहाँ पर मैंने अभ्रक लिख दिया, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल जांच देगा। उसके बाद आते हैं अगला है झारखंड में स्थित कोड, अरे यार ये तो वही है। अगला क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये गुजरात, 1 नंबर इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो कितना है भाई साहब, 130वां, कहीं पर लिखा होता है 131वां या 129वां। तो ये तीनों के देखो दूर दूर तक कहीं भर कनेक्शन नहीं है इनसे, तो मतलब ऐसे ही देगा, अगर इनमें से तीनों में से कोई एक विकल्प मिले तो वही वाला सही होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, तो आय की दृष्टि से भारत जो है वो मध्य आय वर्ग वाला राष्ट्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल लिखना है भाई, एग्जामिनर को आसान होगा, ऐसे ऐसे मतलब पूरा जांच देगा आराम से, 6 नंबर यहाँ पर लिख देगा ऐसे,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या कहता है प्रश्न कि भाई अग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है। तो खनिज का निर्माण देखिए यहाँ पर किस प्रकार होता है, ये मैंने लिखा है भाई साहब। पहला क्या है, कहता है कि जैव और अजैव संसाधन में दो अंतर निम्नलिखित है। तो यार ये तो गलत हो गया क्या, 21वां प्रश्न आपका क्या कहता है यहाँ पर, यार मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए, तो दो अंतर आपको बताने हैं। तो ये देखिए जैव और अजैव संसाधन, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे लिखना है आपको, जैव और अजैव संसाधन में दो अंतर निम्नलिखित हैं। पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन में क्या है, ऐसे संसाधन हमें जीव मंडल से मिलते हैं, इसमें जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है, ये कहलाते हैं जैव संसाधन। दूसरा ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है अर्थात निर्जीव हैं, वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। बोलने से ही पता चल रहा है, तो मतलब एक नंबर तो यहाँ पर क्लियर, दो अंतर लिखना पड़ेगा। तो दूसरा देखिए क्या है कि ऐसे संसाधन जीवधारी से प्राप्त होते हैं और ऐसे संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपके एक नंबर यहाँ पर, इन दो नंबर आपका फिक्स हो जाए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। उदाहरण भी लिख सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ किया है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे आपका अथवा में दिया गया, देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में अथवा में, तो इसको मैंने नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। हो सकता है यही आ जाए कि भाई पेय फसल का नाम लिखिए, देखिए किसी एक पेय फसल का, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो चाय जो है जंगल में उगाई जाती है, तो आप लिख देना चाय जो है पेय फसल है, कहाँ पर उगाई जाती है, जंगल। उसको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए ठंडी, आप मुझे कमेंट करो ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है भाई साहब प्रश्नोत्तर संख्या 22 क्या कहता है, ये भी यहाँ पर देखिए कितने नंबर का रहेगा, तो ये भी आपका रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सकल घरेलू उत्पाद को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ध्यान रखना, जीडीपी आपने नाम सुना होगा। सकल घरेलू उत्पाद इसे जीडीपी भी कहते हैं, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप है। जीडीपी का उपयोग किसी भी देश की वृद्धि दर एवं आकार की माप के लिए होता है। जीडीपी का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ दर पर कैपिटा, जीडीपी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो हिंदी में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, देख सकते हो, ये मैंने नाम नहीं सुना था और जीडीपी का नाम हमेशा से रटा था, तो आपको थोड़ा बहुत और भी मालूम होना चाहिए। आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 23 क्या कहता है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब सीधा सा भाई छुपी हुई बेरोजगारी। क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई मतलब छुपी हुई है, प्रच्छन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रच्छन्न का मतलब छुपा हुआ होता ही है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम छुपी हुई बेरोजगारी है। ये आपका 2 नंबर तो ऐसे यहीं पर फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही पूछा है, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में हम समाप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी भी काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसको करने के लिए उससे बेहतर काम नहीं होता, क्योंकि वो बेहतर काम कर सकता है, फिर भी वो क्या है कि अपने से निचले काम में लगा होता है, क्योंकि उसको काम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न आपका जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर अग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये आप बताएंगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर। या अथवा में बता सकते हैं कि भाई किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो ये आपका चाय हो जाएगा, और विवरण आप दे सकते हैं, मैंने पीछे बताया ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कि भाई क्या है 24वां कि भाई अग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों यानी जो जोड़ होते हैं जो 2 चट्टानों के बीच, विदारों आदि में मिलते हैं। जब खनिज पिघली है, यहाँ पर ध्यान देना, जब खनिज पिघली या गैसीय अवस्था में होता है तो यह इन चट्टानों के दरारों में आकार जमा हो जाता है, ठीक है, मतलब आकार नहीं, आकार जमा हो जाता है, जैसे कि जिंक, सीसा, अभ्रक, ये सब, ठीक है, खनिज हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीन को क्या बोलोगे आप लोग, ये वाला को हटा के धात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज क्या है, जिन्हें हम धातुओं से प्राप्त करते हैं, तो ये आपका धात्विक खनिज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25वां कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या वैश्वीकरण क्या है संक्षिप्त परिचय दीजिए। 3 नंबर का रहेगा, तो मैंने ये दूसरा वाला बताया है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है यही। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर क्या है कि भाई जब किसी मांग, ठीक है, जब किसी की मांग पूरे विश्व में होती है, या वस्तु लिख सकते हो, किसी वस्तु, क्योंकि वस्तुओं का ही व्यापार होता है, तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है तो उस वस्तु के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे कि आपका सोना, चांदी आदि, ये क्या है, वस्तु हैं, धातु हैं, आप कह सकते हो। तो भाई मतलब एक प्रकार से ये है कि एक देश में कोई चीज़ हो रही है तो वो सभी देशों में चली जाए। जैसे तेल है, क्या है,
तेल हमारे देश में नहीं होता, लेकिन क्या है हम लोग पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमारा व्यापार विदेशों से जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही तो है, बस यही तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या कहता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं भाई परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर स्थल परिवहन को आपको बांटना पड़ेगा, एक आपका होता है वायु परिवहन, एक होता है आपका स्थल परिवहन। सिंपल, तो वायु परिवहन, स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन को आप लोग बांट देना। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए, या वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन ये रहेगा, यानी 2 ठो आपके जो है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, यानी टोटल आपके 12 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे और केवल आपको 2 करने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बस खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो ये मैंने लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 25वां, ठीक है, कि भाई वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का यही अर्थ है। उसके बाद क्या है, वैश्वीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है वैश्वीकरण, अरे यार ये तो मुंदा था क्या, तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त करना है, कर दिया जाता है, तो यही है आपका वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आपका है वैश्वीकरण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, ये देखो इसको आप लोग तैयार कर लेना, और भी जितने क्वेश्चन इसमें है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केवल आपको पढ़ना है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, या आप अपने बुक में ढूंढ कर पढ़ लो। मैं तुम्हारा कहता हूँ गूगल में मोबाइल से पढ़ लो आराम से, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोग सर्च कर लिया करो। तो बस ये है आपका। उसके बाद आता है ये वाला मानचित्रकार, भाई पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना पड़ेगा, ये आप लोग कर लेना, मैं जल्दी बताऊँगा। नर्मदा नदी पर बंधे बांध, महानदी, ठीक है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो है आपका लिख सकते हो, कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित, बस इतना दर्शाओगे। 5 नंबर का आपका मानचित्रकार इधर मिलेगा, 5 नंबर का उधर, नहीं 10 नंबर का आपका मानचित्रकार होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और आप आराम से हर चीज़ सीख पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।